Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर once again back from personal tutor. Standard 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. लास्ट चैप्टर चल रहा है दोस्तों. एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं. पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन टॉपिक चल रहा है चाइना. एंड आज का जो सब टॉपिक है दैट इज द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और CCP. जापानीज ने चाइना को 1937 में इन्वेड करा. इस वक्त तक चियांग काई शेक की गोमिंगडांग जो पार्टी थी वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण काफी कमजोर हो गई थी. Sun Yat-sen had set up this Kuomintang with some other principles. उसके अलग प्रिंसिपल्स थे. 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर वो थी. चियांग काई शेक ने 4 प्रिंसिपल्स लॉन्च करे और लग गए समाज में हंटर लेके सबको सही रास्ता दिखाने. अरे भैया, आप लेडीज के हेमलाइंस, ड्रेस की हेमलाइंस तक डिस्कस कर रहे हो और उस पर भी कंट्रोल कर रहे हो, तो आप समझ जाइए आप किस हद तक अपनी डिक्टेटरशिप या रिजाइन चलाने वाले. जापान ने अटैक करा, कुओमिंटांग रिट्रीटेड. उनके बस की बात ही नहीं थी. वो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं, मिलिट्री नेशन बनाने के चक्कर में पड़े, और जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं आपने देशवासियों को अपने साथ रखा नहीं है. गरीब और विमेन, इनकी तो आपने, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनकी पेजेंट्स, किसान, इनकी तो आपने कुछ सुनी नहीं है. अटैक हुआ, आपको सपोर्ट मिला नहीं, आप पीछे हट गए. और प्रॉब्लम ये हुआ कि ये वॉर जो इतना लंबा चला था ना, इसने चाइना को इकोनॉमिकली, सोशली तो खैर कोई सी भी कंट्री में अगर वॉर होता है तो वो कंट्री नीचे हो जाती है, मतलब इट गोज डाउन. बट इकोनॉमिकली भी चाइना नीचे गिर गया था दोस्तों. ऑलमोस्ट प्राइजेस 30% पर मंथ के रेट से बढ़ रहे थे. कैन यू जस्ट इमेजिन 30% प्राइस पर मंथ. आज जो चीज 100 रुपीज की है वो नेक्स्ट मंथ 130 हो जाएगी. फिर उसके नेक्स्ट मंथ 130 का और 30% आप देख लो, तो दिस इज समवेयर अराउंड 179. अब ये जो सडन जंप हो रही है ना, ये गड़बड़ कर रही थी. दिस वॉज समथिंग दैट वॉज हैपनिंग वेरी स्टेडफास्टली एंड एट अ रैपिड रेट. लोग पिस रहे थे. 1945 और 1949 के पीरियड्स में ये जो रेट बढ़ा है, इससे जो ऑर्डिनरी मैन था, जिसे हम हमेशा मैंगो मैन कहते हैं, आम आदमी दोस्तों, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई थी. अगर आप इस रेट पे इमेजिन कर रहे हैं, इस रेट पे अगर चीज़ें बढ़ने लगी तो क्या रह जाएगा. चाइना में ये हो रहा था. रूरल चाइना के पास सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं था. एक्चुअली रूरल पार्ट ऑफ चाइना फेस 2 मेजर प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम था इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे सॉइल एग्जॉस्शन हो गई थी. मतलब जो सॉइल की जो वो होती है, एक तरीके से हम उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनस, जो फर्टिलिटी होती है, दैट वाज बीइंग एग्जॉस्टेड लाइक एनीथिंग. एंड डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, जंगल काटे जा रहे थे, फ्लड्स आए जा रहे थे. चाइना में रिवर्स फ्लोज काफ़ी फ्लड करते हैं, ये बात सच है, वो भी आए जा रहे थे. और दूसरा रीज़न जो था वो था सोशो इकोनॉमिक रीज़न. सोशो इकोनॉमिक रीज़न ये था कि चाइना में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था दोस्तों. जो गरीबों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था. टेन्योर सिस्टम बहुत ज़्यादा था. टेक्नोलॉजी पुरानी थी, कम्युनिकेशन तो था ही नहीं कुछ. तो ये जो प्रॉब्लम्स आए, दिस वाज अलार्मिंग. 1921 में CCP, दैट इज कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, फॉर्म हो चुकी थी. अब ये कब फॉर्म हुई थी दोस्तों? ये फॉर्म हुई थी 1921.
ये गोमिंगडांग के काफ़ी पहले और ये जापानीज इन्वेशन के काफ़ी पहले की बात है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली ये आइडियोलॉजी आई थी रशियन रेवोल्यूशन के बाद। माइंड इट, पीपल लीडर्स सच एज लेनिन, देन ट्रोत्स्की जो कि टर्की के थे, इन लोगों की मेंटालिटी ये थी दैट द पावर शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉमिंट्रेन और द थर्ड इंटरनेशनल। वर्कर्स को एक देश चलाने का हक है, वर्किंग क्लास को, उनको देश चलाना चाहिए। और ये जो मेंटालिटी थी, जो कि मार्च 98 में जो कॉमिंटर्न की जो एक आइडियोलॉजी थी, ये पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। जो देश जो कि एक्सप्लॉयटेशन बंद करना चाहते थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टीज इस्टेब्लिश कर रहे थे, और जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो रही थी, रशिया वॉज एक्चुअली सपोर्टिंग ऑल ऑफ देम। अब इसे हम लोग रशियन हेजियोग्राफी कह लें या कोल्ड वॉर के एरा के बाद में, मतलब जो अमेरिका के साथ में जो उनके संबंध बिगड़े थे, जो खटास थी, उससे अपना एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे, कैन कॉल इट एनीथिंग, दिस दैट इज एक्चुअली सब्जेक्ट इन 12th पॉल साइंस। अब ये जो चीज़ें हो रही थी ना, ये आया चाइना में भी, लेकिन सोवियत्स की एक बात थी, सोवियत्स इन सब चीज़ों के साथ में एक और सपोर्ट लेकर आ रहे थे। सपोर्ट वो ये कर रहे थे कि हम आपको कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा सपोर्ट देंगे, लेकिन हम उसके अंदर मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग भी लेकर आएंगे। मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम वर्किंग क्लास को, जो कि शहरों में आते हैं, हम सपोर्ट करेंगे। अब ये आइडिया बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगा। पीपल वर it actually created a mass appeal. People were really very attracted towards it, और इस चीज़ की एंड भी इमीडिएटली हो जाती है। सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाता है 1943 में, और ये जो ड्रीम थी उसके डिसोल्यूशन के साथ, क्योंकि फिर यूएसएसआर बनता है, तो रशिया इमर्ज होके आता है। वो ख़त्म होके यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ख़त्म होके रशिया बन के आ जाता है। तो रशिया जब आता है तो ये सारी ड्रीम्स ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद में चाइना में एक पर्सन उठ के आता है जिसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माओ जेडोंग। इसलिए उसे माओइज्म कहते हैं, माओवादी लोग कहते हैं। माओ जेडोंग आया। ये सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेजर लीडर बन के उभरा था दोस्तों। इसने अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करी। माओ ने अपने प्रोग्राम के अंदर मेजरली किसानों को इन्वॉल्व करा, नॉट वर्किंग क्लास, पेजेंट्री को इन्वॉल्व करा, और एक सीसीपी को ऐसी पार्टी बना के, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रोड्यूस करा कि वो गोमिंगडांग के अगेंस्ट में बहुत अच्छे से खड़ी हो पाई। माओ की जो अप्रोच थी वो हमको जियांगजी में ज़्यादा दिखती है दोस्तों। माओ की अप्रोच ऐसी थी क्योंकि वो वहाँ पे माउंटेन्स में रह रहे थे। 1928 से 34 के बीच में माओ की पार्टी जियांगजी में सेटल्ड थी। क्यों? क्योंकि गोमिंगडांग के अटैक्स, हमको ये पता है, चियांग काय शेक ने जब अटैक करना शुरू करा था सीसीपी पे, जानने के लिए प्रीवियस वीडियो देखना। चियांग काय शेक ने अटैक करना शुरू करा था तो ये लोग जाके छिप गए थे इन जंगलों में, वहाँ से अपना बेस ऑपरेट कर रहे थे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेजेंट काउंसिल अपॉइंट किया गया था। इसको कुछ ज़मीनें अमीरों की हत्या के और अलग अलग गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करके फॉर्म किया गया था। माओ जो था वो जानता था कि हमको ना एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनानी पड़ेगी जो किसी के अंडर नहीं रहे। उसको ये पता था विमेन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और he actually went ahead and proposed the formation of rural women associations, और न्यू मैरिज लॉज वगैरह अब आ गए थे जिसके अंदर अरेंज मैरिज अगर लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही है तो लड़की उसको रोक सकती है।
और दूसरी चीज़, जो मैरिजेस में परचेजेस और सेल्स होती थी ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो उसने बंद करवाई। बिजनेस मैरिजेस जो होती है, डिवोर्स लेना अब इजी हो गया, विमेन को उनके राइट्स मिलने लग गए। अब आप ये देखिए माओ किस लेवल तक जाता था। एक सर्वे हुआ था जुनवू में 1930 में, एक सर्वे जुनवू में हुआ जिसमें हमें ये पता चलता है कि माओ जेडोंग एक्चुअली डेली यूजेज की कमोडिटीज तक देखता था, सोयाबीन से लेके सॉल्ट, उसके बाद में जो क्राफ्ट्समैन की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, पेटी ट्रेडर्स होते हैं, आयरन स्मिथ्स वगैरह होते हैं, इवन प्रोस्टिट्यूशन पे उसकी नज़र थी। माओ वॉज अ पर्सन जो किसी भी चीज को हटा नहीं रहा था अपनी नज़र से। ही न्यू कि चाइना में सब कुछ हो रहा है, चाइना में इतनी गरीबी है कि kids were being sold. He did a study जिससे ये पता चला कि एक लड़के को, एक बच्चे को 100 या 200 युआन में बेच दिया जाता है, लेकिन एक गर्ल चाइल्ड को नहीं बेचा जाता है। सो ही अंडरस्टूड कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ना, दिस इज नॉट फॉर सम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एनीथिंग लाइक दैट, इट इज एक्चुअली बिकॉज लोग भुखमरी से मर रहे हैं और लेबर के लिए लड़कों को खरीदा जा रहा है, इंडस्ट्रीज में लड़कों को खरीदा जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को विमेन वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल, लड़कियों को उतना स्ट्रांग नहीं समझा जाता था, तो उनको उनकी मतलब खरीदी होती ही नहीं थी। इफ देयर वाज सम अदर एंगल, कोई सा दूसरा बिजनेस चालू हो रहा है, आप समझ रहे हैं, अगर उस बिजनेस के लिए गर्ल्स को सेल करा जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन यहां तो गर्ल्स की सेल ही नहीं हो रही थी। माओ जेडोंग चाइना को समझ रहा था कि किस तरीके से चाइना किस रास्ते पे जा रहा है। He was understanding it deep, my friends. गोमिंगडांग, जिसकी हम बात करते हैं, चियांग काई शेक, इन्होंने कम्युनिस्ट सोवियत जो बनाया था, ग्रुप बनाया था, माओ जेडोंग ने सोवियत बनाया था, दैट वाज ग्रुप ऑफ अ फार्मर्स, पेजेंट्स। गोमिंगडांग ने जो सोवियत्स थे उन लोगों पे गोरिल्ला अटैक्स, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया था। इससे होता यह था दैट दे हैड टू गो अहेड एंड शिफ्ट देयर प्रेजेंस फ्रॉम हियर एंड देयर, मतलब उनको अपने बेसिस बदलना रहते थे। इसके बाद में उनको एक ट्रेल पे भेजा गया था दोस्तों, वो जो शिफ्टेंस था ना, उसको आज भी कहते हैं द लॉन्ग मार्च। ये जो लॉन्ग मार्च था ना 1934-35 का, इसमें माओ along with his supporters had to walk for 6,000 miles to शांगजी, और वहां पर एक नया बेस यनान में बनाया गया था दोस्तों। तो दिस वाज समथिंग, आप सोचिए, इट वाज लाइक रियली, फिलोसफर्स ने और हिस्टोरियंस ने इस जर्नी को द ट्रेल ऑफ टीयर्स, जो कि रेड इंडियंस ने नॉर्थ अमेरिका में करा था, उससे कंपेयर करा है। कुछ लोगों ने इसको द वॉक ऑफ मोसेस, उससे कंपेयर करा है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिखा गया है। तो ये जो लॉन्ग मार्च था, इसके बाद में इन लोगों ने एक नया बेस बनाया, वॉरलॉर्डिज्म बंद करवाया, लैंड रिफॉर्म शुरू करे, फॉरेन इंपीरियलिज्म को कर्ब करना शुरू करा। इस सब से हुआ पता क्या है, जो लोकल पब्लिक थी चाइना की, जो लोकल पेजेंट्स थे, जो गरीब थे, बेसहारा इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे, उनको कहीं ना कहीं माओ की इस आइडियोलॉजी के बारे में समझ में आया। माओवादी, माओइज्म कहते हैं जिसको, उस चीज़ के बारे में समझ में आया कि अरे ये तो हमारे हक के लिए हो रहा है। अब अमीर के पास ही ज़मीन क्यों है, ये नहीं हो सकता है, अब हमारे पास भी टाइम है, हमारे पास भी ज़मीन हो सकती है। इस कारण से ये सोशल बेस मिल गया। अब ठीक है, पहले हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट और गोमिंगडांग साथ में काम कर रहे थे, लेकिन वॉर के बाद में दोस्तों गोमिंगडांग ने जिस तरीके से कम्युनिस्ट के साथ में ट्रीटमेंट करा, वो प्रॉब्लम आ गए थे।
और कम्युनिस्ट ने फाइनली खुद को स्टैब्लिश करा एंड गोमिंगडांग वॉज डिफीटेड. सो दिस वॉज हाउ माओज कम्युनिस्ट पार्टी केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड एस्टैब्लिश्ड अ रिजाइम. आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.